Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to my YouTube channel and welcome to this subject everyday science, and today we are going to discussing about greenhouse effect. So first of all you should know greenhouse effect क्या है. Due to the excess of the composition of the carbon dioxide gas around the surface of earth, high energy radiations coming from the sun, when they will enters to the earth, then they will come back and their energy become low, and due to the deposition of the CO2 layer, these radiations can't pass through CO2 layer. That's why they will also then again come back towards the earth. Due to the continuously falling of the high energy radiations towards the earth, the temperature of the earth is continuously increases. The temperature of the earth which continuously increases day by day, that is called greenhouse effect. Greenhouse effect means progressive warming up of the earth's surface due to high concentration of the man-made carbon dioxide in the atmosphere. Concentration of CO2 works like a glass panel of the greenhouse, along short wave incoming solar radiations, लाइट रेडिएशन जो कि सूरज से आ रही होती हैं टू कम इन बट प्रिवेंटिंग द लॉन्ग वेव हीट टू रेडिएटेड आउट, कि सूरज से आने वाली रेडिएशन जब हाई एनर्जी रेडिएशन जो है वो अर्थ की तरफ आती हैं, तो अर्थ पर जब ये टकराती हैं तो टकराने के बाद जब ये वापस जाती हैं तो इनकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि अर्थ की सरफेस के बाहर एक ब्लैंकेट एक गिलाफ जो है वो जमा हो चुका होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, जिसकी वजह से वो मज़ीद जो रेडिएशंस हैं वो अब बाहर नहीं जा सकती, चूँकि वो लो एनर्जी हो जाती हैं, वो फिर दोबारा अर्थ की तरफ आती चली जाती हैं। तो कॉन्टीन्यूसली इस तरीके से मुसलसल अर्थ की तरफ जो है वो रेडिएशंस का आते चले जाना, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। इस इफ़ेक्ट को हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। द नेचुरल आउटकम इन वार्मर एटमॉस्फेयर 100 years ago CO2 की कंसनट्रेशन अगर आप डिस्कस करें तो 275 ppm थी। ppm स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन, के मिलियन पार्ट्स में से जस्ट जो है वो 275 पार्ट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के थे। अगर हम 2007 की बात करते हैं तो 375 ppm इसकी कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। देन 2040 के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये 270 जो कि 100 साल पहले 270 थी, और आने वाले वक्तों में 2040 तक ये 450 ppm बढ़ जाएगी। इट मीन इसकी जो कंसंट्रेशन है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। जब CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली जो रेडिएशंस होती हैं हाई एनर्जी रेडिएशन जो है वो अर्थ की तरफ आएंगी। अर्थ की तरफ जब आती हैं तो ये वापस जो CO2 का एक ब्लैंकेट है कि एक गिलाफ है, ये इसको वापस नहीं जाने देता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर और इंक्रीज़ होता चला जाएगा। अगर हम इस पिक्चर में देखें गौर से तो इसमें ये जो आपको लाइट येलो कलर में नज़र आ रही है, ये सोलर एनर्जी है, लाइट रेडिएशन है जो कि अर्थ की तरफ आ रही है। देन अगर आप देखें ग्रीन हाउस गैसेज, आपको ये जो ब्लू कलर में एक लेयर नज़र आ रही है, ये सरफेस अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ है, इसको हम ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये, और बाकी गैसेज भी हो सकती हैं, मीथेन हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है। और जब ये सोलर रेडिएशन जो है सोलर एनर्जी जब अर्थ पर आती है, अर्थ से टकराने के बाद जब ये वापस जाने की कोशिश करती है तो आप उसमें देखेंगे इसकी एनर्जी चूँकि कुछ जो है वो एस्केप हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी कम हो जाती है और ये दोबारा वापस लौट कर रेड कलर में देखें इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी कि ये बाकी रेडिएशंस की निस्बत थोड़ी लो एनर्जी है, ये वापस आती चली जा रही हैं। और ये मुसलसल मोस्ट हीट इज़ कंटेन्ड इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में, और बाकी जो है वो अर्थ की तरफ आती चली जाती है, जिसकी वजह से इस अर्थ का जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो इस पिक्चर से आप इसको जो है वो समझने में आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट जो है द मेजर ग्रीन हाउस गैसेज, The gases with the properties of the greenhouse are known as greenhouse gases। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं उनको हम ग्रीन हाउस गैसेज का नाम देते हैं। Some gases in the earth atmosphere, for example water droplets, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, N2O, have a very special property. They don't absorb the visible light from the sun। तो visible light
ये लाइट रेडिएशन का वो रीजन है जो कि 450 से लेकर 750 नैनोमीटर जो है इसकी वेवलेंथ होती है और लो एनर्जी है, जिसमें जो हमारी आई चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करती है। बट दे डू एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड लाइट रेडिएटेड फ्राम द सरफेस ऑफ अर्थ। दीज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। दे मे बी कार्बन डाइऑक्साइड, हैलोजन गैसेज लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमारे जो एयर कंडीशनर्स हैं या फिर जो रेफ्रिजरेटर हैं, इनसे जो गैसेज जो है वो रिलीज़ हो रही होती है, उनको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। CFCl3 की सूरत में या CFCl2 की सूरत में ये एग्जिस्ट करती हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड NO है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 वगैरह ये हो सकते हैं, और मीथेन CH4 हाइड्रोकार्बन है। अब हम इसमें देखते हैं कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में कितना अपना रोल प्ले कर रही है, किस गैस का कितना रोल है। तो इसमें ग्राफ में आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले आपने CO2 को देखना है। CO2 को देखेंगे, CO2 डार्क ब्लू जो है एरिया आपको नज़र आ रहा है, और 64% जो इसमें रोल प्ले कर रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उसके बाद आप देखेंगे लाइट, उससे थोड़ा लाइट ब्लू एरिया मीथेन है जो कि 90% है। CFC से मुराद क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि 11% है। नाइट्रस ऑक्साइड है इसके बाद, और बाकी अदर गैसेज जो है वो 6%। इसमें ऑर्गन हो सकता है, नियॉन हो सकता है, नोबल गैसेज वगैरह जो है ये भी बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद होती हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो ये कहाँ से आते हैं। तो सोर्सेज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, थर्मल पावर स्टेशन बेस्ड ऑन द फॉसल फ्यूल्स। थर्मल पावर स्टेशन यानी कि जो हमारे पावर प्लांट लगाए गए हैं, जैसा कि मुल्तान के अंदर कोल पावर प्लांट काम कर रहा है, या साहिवाल में एक पावर प्लांट लगाया गया जो कि कोल पर चल रहा है, तो जिसके रिजल्ट में जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है और मल्टीपल जो है वो ऑक्साइड्स बनते हैं, गैसेस बनती हैं। तो वो ऑक्साइड्स कहाँ जा रहे हैं, वो सारे एयर के अंदर ही जा रहे हैं। तो वो सारे जब एयर के अंदर चले जाते हैं तो एयर में जाकर CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको ये इंक्रीज़ करते चले जाते हैं। इसके अलावा न्यूमरस फैक्ट्रीज़ जो है, इंडस्ट्रीज़ की चिमनी जो है उनसे जो वेस्ट गैसेस निकल रही होती हैं, कितनी फैक्ट्रीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं या अदर कंट्रीज़ में काम कर रही होती हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया जो है, तो इसमें पेपर इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, तो डिफरेंट पेंट इंडस्ट्री वगैरह जो है वो सारी इसमें शामिल है। तो इंडस्ट्री से जो निकलने वाला धुआं होता है, दे विल कंटेन मच ऑक्साइड्स, मच गैसेज, जो कि हार्मफुल गैसेज होती हैं, वो सारी जो है वो एयर में डेपोजिशन उनकी होती चली जाती है। ऑटोमोबाइल्स यानी कि हमारे जो एवरीडे लाइफ में जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर हम पर्सनल ट्रांसपोर्ट जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, मोटर बाइक्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब के अंदर जो है वो हम बर्निंग कर रहे होते हैं, लाइक पेट्रोल की या डीजल ऑयल की, जिसको हमने पेट्रोलियम का नाम दिया है, या हमारे जेट जो है वो भी सारे इसमें शामिल है, या पैसेंजर प्लेन जो है वो भी सारे इसके अंदर शामिल है। तो इसमें यानी कि जब पेट्रोलियम को हम बर्न कर रहे होते हैं, जिसके रिजल्ट में जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ये जो जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और साथ में ऑक्साइड्स बनते हैं, गैसेस बनते हैं, वो सारी की सारी एटमॉस्फेयर में डिपॉजिट होती चली जाती हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ द फॉसल फ्यूल्स, के जितना भी हम वेस्ट मटेरियल जो है वो हासिल करते हैं, बाज़ औक़ात उसको जो है डंप कर दिया जाता है, गड्ढा खोद कर उसको हम बंद कर देते हैं, या फिर हम इंसिनरेटर यानी कि ये ऐसी चीज़ें होते हैं जहाँ पर हम इंसिनरेशन करते हैं, यानी कि जलाते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो वहाँ पर ये सारा काम किया जा रहा है। तो बर्निंग प्रोसेस जितने भी हैं, ऑटोमोबाइल इंजन हमारे जितने भी हैं, फैक्ट्री जितनी भी हैं, इंडस्ट्रीज़ भी जितनी हैं, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। अगर हम इनकी एक्टिविटी के हिसाब से बात करें तो सोर्सेज ऑफ एक्टिविटी सबसे ज़्यादा जो है वो फॉसल फ्यूल्स के बर्निंग से ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है 49% बन रही हैं। देन एग्रीकल्चर वेस्ट है, डिफॉरेस्टेशन है, यानी कि जो जंगलात को हम काटते हैं या जंगलात को आग वगैरह लग जाती है, और फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है वो इसमें परसेंटेज के हिसाब से जो है वो कितने परसेंट है, तो ये भी आपने जहन में रखना है। इफ़ेक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट,
ग्रीन हाउस की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर इस वक्त जो है 17 सेंटीग्रेड, हर साल इसमें 0.05 सेंटीग्रेड का इजाफा होता चला जाता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट हमारा चेंज होता है। गर्मियों का ड्यूरेशन जो है वो ऐसा ऐसा बढ़ता चला जाता है, और हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारी जो ड्यूरेशन है और इंटेंसिटी जो है वो गर्मियों की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। नंबर 2, इस जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता चला जाता है तो अंडरस्टूड जो है वो वाटर जो है उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता चला जाता है, सी लेवल इंक्रीज़ होते चले जाते हैं, आपके ग्लेशियर ज़्यादा पिघलेंगे। जब ग्लेशियर ज़्यादा पिघलेंगे, बर्फ़ जो है वो ज़्यादा मेल्ट होती चली जाएगी, जिसकी वजह से इसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। हेल्थ के ऊपर इसके बड़े वर्स इफ़ेक्ट हैं कि ये हेल्थ के लिए जो है इंतहाई नुकसानदेह गैसेज होती हैं, लाइक ये अस्थमा काज कर सकती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है ये काज कर सकती हैं, आपके लंग्स को जो है ये डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं ये ज़्यादा काज करती हैं। इसके अलावा स्किन डिजीज़ काज कर सकती हैं। डिसरप्शन ऑफ द वाटर साइकिल, के वाटर साइकिल में क्या होता है कि आपका वेपोरेशन हो रही होती है, दैन कंडेंसेशन हो रही होती है, दोबारा से बारिश हो रही होती है, ये सारा एक प्रोसेस जो है, एक वाटर साइकिल जो है इसको हम बोलते हैं। तो साफ ज़ाहिर है ये भी डिस्टर्ब होता चला जाएगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वेपोरेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती चली जाएगी, जिसकी वजह से, और फिर कंडेंसेशन जो है ना वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी। चेंजिंग फॉरेस्ट, हमारे फॉरेस्ट जो है वो बहुत कम होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज होगा, हमारी आबो हवा चेंज होती चली जाएगी, हमारा टेम्परेचर चेंज होता चला जाएगा, आपकी एयर पोल्यूशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जाएगा। चैलेंजिंग थ्रू द एग्रीकल्चर एंड द फूड सप्लाई, तो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 2n² फार्मूले से माशाल्लाह से बढ़ रही है। 2n² फार्मूला क्या होता है? 2, 8, n की वैल्यू 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, फिर 3, 2, 8, 18, 32 एंड सो ऑन, और हमारे जो फूड रिसोर्सेज है वो 2n फार्मूले से इंक्रीज़ हो रही हैं। ओजोन लेयर पर इफ़ेक्ट होगा, और ओशिनिक क्लाइमेट जो है वो भी चेंज होगा, यानी कि जो समुद्रों पर होता है वो डेफिनेटली चेंज। तो सम एग्जांपल्स अगर हम इसमें देखें तो आपको इन 3 पिक्चर्स में तो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर जब आप देखेंगे तो 2 हमने कंपैरिजन किए हुए हैं। एक तो बिल्कुल ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है और दूसरे में जो है वो ग्रीनरी बिल्कुल कम हो गई है। और नीचे वाले पिक्चर में आप देखेंगे तो इसमें आपको नज़र आएगा ये अर्थ जो है इसको हम सॉइल एरोजन भी बोलते हैं, यानी कि ज़मीनी कटाव। और दूसरी तरफ जो है वो आप देखेंगे तो आपको एक में जो है वो बर्फ़ का एरिया या ग्लेशियर ज़्यादा नज़र आएगा, दूसरी तरफ बहुत कम नज़र आ रहा है। उसकी वजह यानी कि ये सारे पिघलते चले जाएंगे और समुद्रों का लेवल जो है वो पानी उसमें ज़्यादा होता चला जाएगा। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं कंट्री वाइज स्पेसिफिक कार्बन एमिशन जो है वो कैसे होती है। USA सबसे ज़्यादा, देन चाइना, ईस्ट यूरोप, वेस्ट यूरोप, इंडिया है, जापान है, साउथ अफ्रीका और बाकी कंट्रीज जो है वो हमने ग्राफ के ज़रिए इनको शो किया हुआ है। कंट्रोल ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले यानी कि जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल इंजन हैं या जितने भी हम पर्सनल गाड़ियाँ जिनको हम यूज़ कर रहे हैं उनको हम मिनिमाइज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फॉसल फ्यूल की जो बर्निंग है वो कम से कम करें, कोल की बर्निंग हम कम से कम करें, पेट्रोलियम की बर्निंग जो है वो हम कम से कम करें, कोई अल्टरनेट वेव्स हम ढूंढें। इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर एक नई जिद्दत आ रही है, ग्रीन केमिस्ट्री आ रही है, जिसकी जो हमें कम से कम जो है वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो है वो आते जाएंगे हमारे पास। Alternate source of the energy are to be used, advanced and efficient technologies for reducing emission from the fossil fuels। जैसे कि आप देखें तो ये जितने भी हमारे भट्ठा खश्त वाले लोग हैं, ये भट्ठे वाले जहाँ ईंटें हम बनाते हैं तो उनको जदीद पैमानों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिग जैग टेक्नोलॉजी उसमें लाई जा रही है, जिसकी वजह से एक तो चिमनियों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा रखी जा रही है ताकि ये बहुत आगे जाकर और बहुत ही कम जो है ना ये प्रोड्यूस करे। कार्बन मार्केट, रिडक्शन ऑफ द यूज़ ऑफ द CFC, तो नए रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आते चले जा रहे हैं जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन मैनेजमेंट, डॉक्टर क्लाउस एंड सिंथेटिक ट्रीज़, मैक्सिमम ट्रीज़ को लगाएं सबसे ज़्यादा, यानी कि जो है, और ये एक थ्योरी है जॉन एस
मॉडर्न थ्योरी ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ इन ओशंस। तो जितने ज़्यादा यानी कि जो है ओशंस के अंदर जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ होती चली जाएगी, तो वैसे वैसे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वो ज़्यादा यूटिलाइज करते चले जाएंगे। इंजेक्शन ऑफ द CO2 इनटू अंडरग्राउंड स्ट्रेटा और डीप। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है मैक्सिमम को ऐसे हम प्रोसेस यूज़ करें जिसमें CO2 जो है वो उसकी एब्जॉर्बिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जाए ताकि सरफेस पर जो है वो कम हो। Global warming and climate change. The sun surface, which has an average temperature of 10,000 degree Fahrenheit या 5,810 degree Kelvin, primarily radiates visible light. The surface of the earth has an average temperature of 60 degree Fahrenheit, 288 Kelvin, so it radiates in the infrared part of the spectrum. The temperature of an object is determined by the balance between incoming and outgoing energy. तो incoming energy और outgoing energy इन दोनों को जब हम बैलेंस कर लेंगे तब तो बात बनेगी, क्योंकि इनकमिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, आउटगोइंग जो है वो बहुत कम होती चली जा रही है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। For the earth, the incoming energy is the absorbed light from the sun, and the outgoing energy is the infrared light the earth radiates out to space. Due to greenhouse effect, the earth could not radiate the total heat and thus makes life possible. Global warming is also happening because the blanket of the greenhouse gases GHG greenhouse gases are becoming thicker and thicker. ये पहले से ज़्यादा होती चली जा रही है। तो नो अब हम इसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जा रहे हैं। एज द रिजल्ट चेंजिंग ऑफ द क्लाइमेट हैज़ अकर्ड विच थ्रेट्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द लाइफ। द कॉन्सिक्वेंसेज आर एज फॉलो। मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप, जो पहले हमने डिस्कस किया है। मोर ड्राउट्स और फ्लड्स, मोर टेरिएबल स्टॉर्म्स आएंगे। मैनी मोर हॉट डेज़, यानी कि गर्मी के दिन जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। कई डिजीज़ काज हो सकती हैं, डेंगू है या मलेरिया है, इस वजह से जो है ये काज हो सकते हैं। तो ये सारे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज इनके होंगे कि वो हमें सामना करना पड़ेगा। इसी तरीके से फॉरेस्ट जो है वो ऐसा ऐसा डिसअपीयर होते चले जाएंगे। बिलियंस ऑफ पीपल विल बी अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम्स ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। सैनिटेशन का निज़ाम जो है वो बहुत कम होता चला जाएगा। इंक्रीज़ इन हीट स्ट्रेस, मोर्टेलिटी एंड डिजीज़। हीट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती चली जाएगी, बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंसानी बॉडी के ऊपर इनके असरात होंगे। तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? एफ्लुएंट एंड रिच कंट्रीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ द क्लाइमेट। जितने भी अमीर मुल्क हैं वो इस दौड़ में लगे हुए हैं कि उनके पास केमिकल वेपन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री होगी, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल वेपन जब वो बनाते हैं, इसके रिज़ल्ट में जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती चली जाती हैं। तो USA यानी कि पहले नंबर पर इसमें आ रहा है, चाइना आ रहा है, ठीक है। तो बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं, चाइना जो है वो एक इकनॉमिक हब बनने जा रहा है या फिर इकनॉमिक सुपर पावर जो है वो बनने जा रहा है। तो मैक्सिमम यानी कि जो है वो इंडस्ट्रीज़ को लगाते चले जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो एक इनकलाब वहाँ पर बर्पा हुआ पड़ा है। इसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो है ये भी बड़ा एक अच्छा देखने को मिला है कि वहाँ पर इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया है। इवन दैट लास्ट 2 डिकेड्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तकरीबन 60% इंडस्ट्री जो है वो भी बांग्लादेश जो है वो शिफ्ट हो चुकी है। दीज आर टोटली अबाउट योर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और नेक्स्ट जो है फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको। थैंक यू वेरी मच।